संविदा भंग से आप क्या समझते हैं? संविदा भंग के परिणाम के रूप में क्षतिपूर्ति के नियमों की विवेचना कीजिए। What do you understand by breach of contract? Discuss the role of damages as consequence of breach of contract. संविदा भंग का तात्पर्य ये है कि एक पक्षकार ने अपने संविदात्मक दायित्व को पूरा करने से इनकार कर दिया है या अपने ही किसी कार्य द्वारा अपने लिए उस कर्तव्य को पूरा करना असंभव कर लिया है या पूर्णतः या भागतः उस दायित्व का पालन नहीं करता है। पालन का अभाव पालन के समय या उस समय के आने से पूर्व हो सकता है। भंग दो प्रकार का हो सकता है, पहला पूर्वकालिक भंग तथा दूसरा पालन के समय भंग। पूर्वकालिक भंग का तात्पर्य यह है कि संविदा पालन का निश्चित समय आने से पूर्व ही वचनदाता अपने वचन का परित्याग कर देता है। वो ये घोषित कर देता है कि न तो वो संविदा पालन करने का कोई आशय ही रखता है और न स्वयं को संविदा से बाध्य समझता है। इस प्रकार के परित्याग से पक्षकारों के अधिकारों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहला प्रभाव यह है कि दूसरे पक्षकार को भी संविदा पालन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। दूसरा प्रभाव यह है कि निर्दोष पक्षकार को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो तुरंत ही क्षतिपूर्ति का दावा कर दे या संविदा पालन के समय की प्रतीक्षा करे। पीड़ित पक्षकार द्वारा पालन की प्रतीक्षा। वचन ग्रहीता यदि चाहे तो संविदा भंग की सूचना को न माने तथा संविदा पालन के समय तक इंतजार करता रहे और तब दूसरे पक्षकार को संविदा पालन न करने के सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहराए। लेकिन ऐसा करने के कई परिणाम होते हैं। प्रथम तो ये कि संविदा सुरक्षित रहती है और दोनों ही पक्षकार उसके अंतर्गत लाभ के हकदार बने रहते हैं। साथ ही निर्दोष पक्षकार संविदात्मक आभारों तथा दायित्वों से उतना ही बाध्य रहता है जितना कि वो पक्षकार जिसने संविदा भंग किया है। संविदा भंग करने वाला पक्षकार यदि चाहे तो संविदा का पालन कर सकता है और यदि पालन करने से पूर्व ही कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे पालन असंभव हो जाए तो वो भी उसका लाभ उठा सकता है। इस प्रकार यदि निर्दोष पक्षकार भंग को स्वीकार न करके संविदा सुरक्षित रहने दे तो परिणाम निम्नलिखित हैं। भंग करने वाले पक्षकार द्वारा पालन का अधिकार। जिस पक्षकार ने संविदा का परित्याग किया है वो समय आने पर संविदा पालन का अधिकार रखता है और दूसरा पक्षकार पालन की प्रस्थापना को मानने के लिए बाध्य होगा। किसी अन्य घटना द्वारा उन्मोचन। जब तक संविदा सुरक्षित बनी रहती है तब तक संविदा परित्याग करने वाला पक्षकार निर्दोष पक्षकार के समान ही संविदा को असंभव करने वाली किसी घटना का लाभ उठा सकता है। एवरी वर्सेस बोधन का मामला इसी सिद्धांत पर आधारित है। प्रतिवादी ने वादी से जहाज किराए पर लेने के लिए एक संविदा की और ओडेसा में उस पर 45 दिन के अंदर माल लादने का वचन दिया। जहाज के वहां पहुंचने पर प्रतिवादी ने कैप्टन से बताया कि उसके पास लदान के लिए माल नहीं है, इसलिए वो वापस जा सकते हैं। परंतु कैप्टन वहां ठहरा रहा और प्रतिवादी से माल लादने की प्रार्थना करता रहा। 45 दिन पूरे होने से पहले ही एक युद्ध आरंभ हो गया जिसके कारण माल लादना अवैध हो गया। तीसरा प्रभाव यह है कि यदि पालन के समय से पूर्व होने वाला निराकरण स्वीकार कर लिया जाए तो क्षतिपूर्ति का निर्णय परित्याग के समय किया जाएगा। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 39 में पूर्वकालिक भंग का सिद्धांत प्राविधानित है। ये धारा इस प्रकार है। वचन का पूर्णतः पालन करने से पक्षकार के इनकार का प्रभाव। जबकि किसी संविदा के एक पक्षकार ने अपने वचन का पूर्णतः पालन करने से इनकार कर दिया हो या ऐसा पालन करने के लिए अपने को निर्योग्य बना लिया हो, तब वचन ग्रहीता संविदा का अंत कर सकेगा यदि उसने उसको चालू रखने के शब्दों द्वारा या आचरण द्वारा अपनी उपसम्मति संज्ञापित न कर दी हो। इस सिद्धांत के लागू होने के लिए ये आवश्यक है कि दोषी पक्षकार ने संविदा का पूर्णतया पालन करने से इनकार कर दिया हो। यदि ऐसा नहीं है तो निर्दोष पक्षकार संविदा को समाप्त नहीं कर सकता है। राश बिहारी शाह वर्सेस नृत्य गोपाल नंदी में अ ने ब से कुल 300 टन शक्कर खरीदने के लिए अलग अलग 2 संविदाएं की। शक्कर विभिन्न तिथियों पर दी जाने वाली थी। अ ने पहले सौदे के अंतर्गत दी जाने वाली शक्कर लेने से इनकार कर दिया, जिस पर ब ने दोनों संविदाओं का निराकरण कर दिया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह निर्णीत किया कि अ ने धारा 39 के अंतर्गत अपने वचन को पूर्णतया पालन करने से इनकार नहीं किया था, अतः ब संविदा समाप्त करने का हकदार नहीं था। भंग के लिए प्रतिकर। डैमेजेस फॉर ब्रीच। जिस पक्षकार को संविदा भंग से हानि पहुंची हो वो प्रतिकर का दावा कर सकता है। प्रतिकर के प्रत्येक वाद में 2 समस्याएं उठती हैं। पहली समस्या दूरवर्ती क्षति की समस्या है और दूसरी क्षतिपूर्ति के मूल्यांकन की समस्या है। क्षति की दूरस्थता, रिमोटनेस ऑफ डैमेज। ये सत्य है कि सैद्धांतिक रूप से संविदा भंग के प्रभावों का कोई अंत नहीं है, परंतु दायित्व को तो सीमित करना ही होगा। प्रतिवादी को भंग द्वारा हुए सभी प्रभावों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।
उत्तरदायित्व की कोई सीमा निर्धारित करनी ही पड़ती है और उस सीमा के बाहर होने वाली हानि को दुरस्थ क्षति कहते हैं। इस समस्या को हल करने का प्रयत्न 1854 में हेडली वर्सेस बैक्सेंडल के सुप्रसिद्ध मामले में किया गया था। वादी कुछ मिलों के मालिक थे। उनकी एक मिल क्रैंकशाफ्ट टूटने के कारण बंद हो गई। प्रतिवादी वाहक को यह शाफ्ट उत्पादनकर्ता के पास पहुंचाने के लिए दी गई थी, जिससे उसी प्रकार की एक दूसरी शाफ्ट बन सके। वादी के नौकर ने प्रतिवादी वाहक को यह बताया कि उनका कारोबार रुका पड़ा है, इसलिए शाफ्ट को शीघ्र ही ले जाना होगा, परंतु प्रतिवादी ने इस कार्य में देरी कर दी, जिस कारण वादी को नई शाफ्ट मिलने में भी देर हो गई और उनकी मिल लंबे अरसे तक बंद रही। उन्होंने मुकदमा चलाया और कहा कि समय से शाफ्ट आ जाने पर जो लाभ होता उसकी हानि के लिए प्रतिवादी जिम्मेदार है। बैरन एंडरसन ने निम्नलिखित सिद्धांत स्थापित किया था। हमारे विचार में ऐसी स्थिति में उचित सिद्धांत यह है कि जब दो पक्षकारों द्वारा की गई संविदा का भंग एक पक्षकार द्वारा किया गया हो तो दूसरे पक्षकार को उतना प्रतिकर मिलना चाहिए जो संविदा भंग के कारण उचित एवं स्वाभाविक लगती हो, अर्थात जो इस भंग के कारण घटनाओं के सामान्य अनुक्रम में उत्पन्न हुई हो या जिनके बारे में पक्षकारों को संविदा के समय ही ज्ञान हो कि संविदा भंग के संभावित परिणाम यही होंगे। इस निर्णय के द्वारा दो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। पहला, साधारण नुकसान। साधारण प्रतिकर उसे कहते हैं जो संविदा भंग के फलस्वरूप घटनाओं के सामान्य अनुक्रम में स्वाभाविक रूप से हानि के बदले में मिलता है। दूसरा, विशेष नुकसान। विशेष प्रतिकर उसे कहते हैं जो वादी को प्रभावित करने वाली विशेष परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हानियों के बदले में मिलता है। इस प्रकार का प्रतिकर तब तक नहीं मिल सकता है जब तक कि इन विशेष परिस्थितियों की जानकारी न दी जाए, जिससे ये कहा जा सके कि पक्षकारों को विशेष क्षति की संभावना के बारे में जानकारी थी। विशेष परिस्थितियों की जानकारी न होने के कारण हॉर्न वर्सेस मिडलैंड रेलवे कंपनी के बाद में भी विशेष प्रतिकर न मिल सका। प्रतिकर का मूल्यांकन। प्रतिकर के दायित्व की सीमा निश्चित हो जाने के बाद उसका मुद्रा के रूप में मूल्यांकन करना पड़ता है। इस संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत लागू होते हैं। क्षतिपूर्ति का उद्देश्य प्रतिकर है, दंड नहीं। न्यायमूर्ति एस्क्विथ ने इस उद्देश्य को इस प्रकार समझाया है। यह निश्चित है कि प्रतिकर का मुख्य उद्देश्य उस पक्षकार को जिसके अधिकार का उल्लंघन हुआ है उसी स्थिति में लाना है जिसमें वो अधिकारी की पूर्ति होने पर होता। क्षतिपूर्ति वादी की हानि के बदले में प्रतिकर के रूप में दी जाती है, प्रतिवादी को भंग के लिए सजा के रूप में नहीं। संविदा भंग का हेतु या उसके ढंग का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि संविदा भंग के लिए दंडात्मक क्षतिपूर्ति नहीं प्राप्त की जा सकती है। नाम मात्र का प्रतिकर। जब वादी को कोई हानि न हुई हो तो उसके अधिकार को मान्यता देते हुए नाम मात्र का प्रतिकर दिलवाया जाता है। न्यायालय आवश्यकताओं के अनुसार अधिक प्रतिकर भी दिलवा सकते हैं और बिल्कुल मना भी कर सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व निर्णयों को मानते हुए निर्णीत किया है कि धारा 73 के अंतर्गत वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होता जब तक कि कोई वास्तविक हानि न हुई हो। वे यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस त्रिभुवन दास लालजी पटेल का निर्णय कर रहे थे। रेलवे को स्लीपर देने की संविदा में कई खंड थे, जिनमें से एक खंड ये था कि संविदा भंग के लिए चाहे सरकार की हानि हो या न हो, ठेकेदार प्रतिकर के लिए दायी रहेगा। ठेकेदार संविदा का पालन नहीं कर पाया, रेलवे को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर भी रेलवे ने प्रतिकर के लिए वाद किया, उसे दायी नहीं ठहराया गया। मानसिक दुख एवं कष्ट। साधारण परिस्थितियों में संविदा भंग के कारण हुए मानसिक दुख एवं कष्ट के लिए प्रतिकर नहीं दिया जाता है, परंतु विशेष स्थितियों में ऐसा हो सकता है। वेस्टर्न वर्सेस ओलाथे स्टेट बैंक के वाद में प्रतिवादी बैंक ने वादी से यह संविदा किया कि कैलिफोर्निया के दौरे में वादी को जितने धन की आवश्यकता होगी प्रतिवादी बैंक उधार देगा। इस वचन के आधार पर वादी कैलिफोर्निया पहुंच गया, परंतु प्रतिवादी ने ऋण देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने इस कारण हुए मानसिक दुख और अवमानना के लिए वादी को क्षतिपूर्ति दिलवाई। परिनिर्धारित क्षति और शास्ति से आप क्या समझते हैं? यदि परिनिर्धारित क्षति पूरक के रूप में न होकर शास्ति के रूप में हो तो न्यायालय नुकसानी के भुगतान के संबंध में क्या कर सकता है? स्पष्ट कीजिए। परिनिर्धारित नुकसानी एवं शास्ति, लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। संविदा के पक्षकार प्रतिकर की उस रकम का पूर्व निश्चय कर सकते हैं जो संविदा भंग के समय देय होगी। आंग्ल विधि के अनुसार इस प्रकार निश्चित की गई रकम दो श्रेणियों में आ सकती है। एक, परिनिर्धारित नुकसानी, लिक्विडेटेड डैमेजेस। यदि निश्चित रकम संविदा भंग के कारण होने वाली संभावित क्षति के युक्तियुक्त पूर्व अनुमान को प्रदर्शित करती है तो ये परिनिर्धारित नुकसानी है। संभावित क्षति से कम रकम को
को भी परिनिर्धारित नुकसानी ही माना जाता है। इस प्रकार की पूर्ण रकम वसूल की जा सकती है। शास्ति। लॉर्ड डनेडन ने इस संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए। 1. पक्षकारों द्वारा प्रयुक्त की गई शब्दावली निर्णायक नहीं होती है। न्यायालय को वास्तव में ये निर्णय करना पड़ेगा कि निश्चित रकम शास्ति के रूप में है या परिनिर्धारित नुकसानी के रूप में। 2. शास्ति का सार निश्चित रकम द्वारा भंग करने वाले पक्षकार को आतंकित करना है, जबकि परिनिर्धारित नुकसानी का सार हानि का उचित पूर्व अनुमान करना है। 3. कोई निश्चित रकम शास्ति है या परिनिर्धारित नुकसानी, ये प्रश्न प्रत्येक संविदा की शर्तों और उसकी आवर्ती परिस्थितियों के अन्वय द्वारा निर्णीत किया जाना चाहिए। 4. इस कार्य में सहयोग के लिए विभिन्न प्रकार की कसौटियां बताई गई हैं। 1. यदि निश्चित रकम भंग के द्वारा होने वाली ज्यादा से ज्यादा क्षति जो सोची तथा सिद्ध की जा सकती है से भी अत्यधिक और अनुचित है तो ये शास्ति होगी। 2. यदि किसी रकम का भुगतान न देने से संविदा भंग हुआ हो और निश्चित रकम उस रकम से ज्यादा हो तो वो शास्ति होगी। 3. ये धारणा है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं, कि यदि कई घटनाओं में से एक या कुछ या सभी के घटित होने पर एक निश्चित रकम देय हो और घटनाओं में से कुछ गंभीर तथा कुछ नाम मात्र क्षति पहुंचाती हो तो ये शास्ति होगी। भारी धनराशि शास्ति का रूप। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ब्रिज वर्सेस कैम्बेल डिस्काउंट कंपनी लिमिटेड में इस सिद्धांत को और भी आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब त्रुटि होने पर 2/3 दाम देय हो जाए तो ये शास्ति माना जाएगा। कोर्ट ऑफ अपील ने एक अन्य वाद में ये भी कहा है कि यदि शर्त की त्रुटि होने पर पूरे या निश्चित दाम देने पड़ेंगे, चाहे त्रुटि आरंभ में हुई हो चाहे बाद में, ये भी शास्ति होगी। एक पुराने वाद में प्रतिवादी जो कलाकार थे, उन्होंने एक कला मंडप में निश्चित समय के लिए 3 पाउंड प्रति रात्रि के हिसाब से कार्य करने की संविदा की। एक शर्त ये थी कि त्रुटि पर 1000 पाउंड का प्रतिकर देना पड़ेगा। ये शास्ति ठहराया गया। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 74 में थोड़ा सा भिन्न नियम बताया गया है। इस धारा के अनुसार जहां की शास्ति का संविधान है वहां संविदा भंग के लिए प्रतिकर, जबकि कोई संविदा भंग कर दी गई है तब यदि उस संविदा में कोई ऐसी राशि नामित हो जो ऐसे भंग की अवस्था में संदेह होगी, या यदि पेनल्टी के तौर का कोई अन्य संविदा उस संविदा में अंतर्विष्ट हो, तो चाहे ये साबित किया गया हो या न किया गया हो कि उस भंग से वस्तुतः नुकसान या हानि हुई है, भंग का परिवाद करने वाला पक्षकार उस पक्षकार से जिसने संविदा भंग किया है यथास्थिति ऐसी नामित रकम से या अनुबद्ध पेनल्टी से अनधिक युक्तियुक्त प्रतिकर पाने का हकदार होगा। नामित रकम अधिकतम सीमा। जब संविदा भंग की दशा में कोई निश्चित रकम देय होती है तो नुकसान सहने वाला पक्षकार, चाहे वो रकम पेनल्टी के रूप में हो या न हो, उस नामित रकम की सीमा के अंदर युक्तियुक्त प्रतिकर पाने का अधिकारी होता है। अतः नामित रकम उत्तरदायित्व की अधिकतम सीमा निर्धारित करती है। न्यायालय उस सीमा से परे क्षतिपूर्ति नहीं दिला सकता है, लेकिन न्यायालय को ये छूट है कि वो इस निश्चित धनराशि को उस सीमा तक कम कर दे जो उन परिस्थितियों में उचित हो। ये संविदा भंग के लिए वाद लाने का अधिकार है, न कि आरक्षित धनराशि को प्राप्त करने का, क्योंकि न्यायालय को ये देखना होता है कि वो युक्तियुक्त है। Thank you so much for watching. If you enjoyed this video, please like and subscribe to our channel. Don't forget to click the bell for updates.